आज इस वीडियो में हम करेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीबीएसई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज में जो चैप्टर लिया है वो है विद्रोही राज यानी कि रिबल्स एंड राज, जो कि क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है और इसका पार्ट नंबर 3 जो है हम इस वीडियो में करेंगे। अगर इससे पहले वाले आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह किस देसी रियासत के बारे में कहा था? यानी कि वन डे दिस ग्लास ऑफ फ्रूट विल फॉल इनटू आवर माउथ्स। In 1851 AD, Governor General Lord Dalhousie said about which princely state? तो ऑप्शन ए है झांसी, बी है बुंदेलखंड, सी है अवध और डी है सतारा। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सी वो देसी रियासत थी जिसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये एक दिन हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी अवध। तो जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसमें ये वाला भाग जो पीले रंग से दिखाया गया है ये अवध का इलाका कहलाता था। तो इस अवध के बारे में उन्होंने कहा था कि हम एक दिन इसको हड़प जाएंगे, क्योंकि अवध के साथ उनकी जो सहायक संधि थी उसके अनुसार जो है उन्हें लग रहा था कि हम किसी ना किसी बहाने से इसको हड़प ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासन में अकुशलता का आरोप लगाकर अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? When was अवध included in the British Empire after being accused of inefficiency in administration? तो ऑप्शन ए 1855 यानी कि 1855, बी है 1856 यानी कि 1856, सी है 1857 यानी कि 1857 और डी है 1854 यानी कि 1854। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 1856। तो 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर उन्होंने उनके ऊपर यह आरोप लगाया हटाने के लिए कि उनकी प्रशासनिक कुशलता बहुत कमज़ोर है और वह अवध को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए जो है बहाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य में उसको शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1801 में अवध के साथ की गई सहायक संधि के अनुसार एक है अवध को अपनी सेना खत्म करनी थी, 2 रियासत में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों की तैनाती करनी थी और सी है नवाब को दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से काम करना था। अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी ट्रीटी विद अवध इन 1801, first one is Awadh had to finish his army, second one is deployment of British troops in the princely states, and third one is the Nawab was to act on the advice of British resident present in the court। तो इसमें जो 3 कारण दिए गए हैं उनके में से कौन सा सही है, उसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि केवल 1 और 2 सही हैं, यानी कि ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। बी के अनुसार केवल 1 और 3 सही हैं, यानी कि ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। सी के हिसाब से केवल 2 और 3 सही हैं, यानी कि ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। और डी के हिसाब से तीनों सही हैं, यानी कि ऑल 3 आर राइट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑल 3 आर राइट। तो सहायक संधि जो की गई थी अवध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ने, उसमें ये शर्तें रखी गई थी कि अवध का नवाब अपनी सेना को ख़त्म कर देगा
और उसको जो सेना की ज़रूरत होगी उसकी पूर्ति जो है अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों के द्वारा की जाएगी। तो इसीलिए रियासत के अंदर उन्हें अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों को तैनात करना था। और साथ ही साथ नवाब को दरबार में जो ब्रिटिश कंपनी का रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट, उनकी सलाह पर भी काम करना था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो धीरे धीरे कमांड जो है प्रशासन की अपने हाथ में लेते चले गए और अवध के नवाब को प्रशासनिक रूप से उन्होंने कमज़ोर करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1801 में अवध द्वारा कंपनी से की गई सहायक संधि का अवध पर क्या असर हुआ? पहला, सैनिक ताकत से वंचित हो जाने पर कानून व्यवस्था के हालात कंपनी पर निर्भरता के चलते बिगड़ने लगे। और दूसरा है, विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। और दूसरा है, विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। What effect did Awadh have on the subsidiary treaty signed by Awadh with the East India Company in 1801? First one is, due to deprivation of military power, the law and order situation destroyed it due to dependence on the company. And second one is, control over rebels chief and तालुकदार loosened. ऑप्शन ए है 1 सही है यानी कि 1 इज करेक्ट, बी के अनुसार 2 सही है यानी कि 2 इज करेक्ट, और सी के अनुसार दोनों सही हैं यानी कि बोथ आर करेक्ट, और डी के अनुसार दोनों गलत हैं यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, दोनों ही सही हैं यानी कि बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह से देखते हैं कि जो सहायक संधि अवध ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, तो उससे, क्योंकि उसमें शर्त के अनुसार उन्हें अपनी सैनिक ताकत जो थी वो ख़त्म कर ली थी, क्योंकि उनकी जो सेना की टुकड़ियां थी उनको हटा दिया गया था और वहाँ पर जो नवाब था वो पूरी तरह से ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों पर निर्भर करता था, जिसकी वजह से वो कानून व्यवस्था को नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। और इसके साथ ही साथ जब नवाब की स्थिति कमज़ोर होती चली गई तो मुखियाओं और ताल्लुकदारों ने उनके साथ विद्रोह करने शुरू कर दिए, और इस विद्रोहों को दबाने के लिए, क्योंकि उसके पास अपनी निजी सेना नहीं थी और ब्रिटिश रेजिडेंट के बगैर वो कोई कार्य कर भी नहीं सकते थे, इस तरह से इन विद्रोहियों पर उनका नियंत्रण ढीला पड़ गया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को ये बहाना मिल गया कि आप में प्रशासनिक कुशलता नहीं है, और यही बहाना बनाकर उन्होंने 1856 को उनको पद से हटा दिया और अवध को अपने राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान है। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा नहीं था जहां पर जाने आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। उक्त कथन किसके बारे में लिखा गया था? The body had lost its life, the city had a physique, there was no road, no market and house from where the noise of morning was not echoing when separated from Jane Alam. What was the above statement written about? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह एंड ऑप्शन डी इज पेशवा बाजीराव। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है कि देह से जान जा चुकी है वगैरह, ये किसके बारे में कहा गया था? बहादुर शाह जफर के, नाना साहब के, वाजिद अली शाह के या पेशवा बाजीराव के? तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह बहुत ही लोकप्रिय नवाब थे, और जब उनको वहाँ से हटाकर, अवध के बादशाह हटाकर, तो इसका सही जवाब है सी, वाजिद अली शाह। यानी कि वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे, तो उन्हें 1856 में जब गद्दी से हटा दिया गया तो उनको पेंशन दे के कलकत्ता विस्थापित कर दिया गया। तो जब नवाब कलकत्ता के लिए जा रहे थे तो उनके जो लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, उनमें से बहुत सारे लोग रोते रोते उनके पीछे तक, दूर तक चले गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लीनो, ये लोकगीत किसके बिछोह में गाया जाता था? इंग्लिश बहादुर आइन मुल्क ले लीनो, दिस फोक सॉन्ग वाज संग इन हुज फेवर? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है वाजिद अली शाह और डी है नाना साहब। तो आपको बताना है कि किसके बिछोह में यह गीत गाया जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो अवध के लोकप्रिय नवाब थे, उनके बिछोह में ये लोकगीत गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवध के अधिग्रहण से ताल्लुकदारों पर क्या असर पड़ा? What effect did the ताल्लुकदार्स have with the occupation of अवध? तो ऑप्शन ए है उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, their armies were disbanded, बी है उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए, देयर फोर्टिफिकेशंस वर डिमोलिश्ड, सी है एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर उनके अधीन गांवों की संख्या 67% से घटकर 38% कर दी गई, नंबर ऑफ विलेजेस अंडर दैम रिड्यूस्ड फ्रॉम 67% टू 38% बाय मेकिंग लमसम सेटलमेंट, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ये इसमें से सही आंसर कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ताल्लुकदारों की जो सेनाएं थी उनके पास 200 से लेकर 1200 तक सैनिक हुआ करते थे। तो उन छोटी सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने भंग कर दिया और जो उन्होंने दुर्ग बना रखे थे उनको भी तोड़ दिया गया, और साथ ही साथ जो है एक मुश्त बंदोबस्त लागू करके जो उनके अधीन गांव थे वो भी उनसे छीन लिए गए और उनकी संख्या घटकर 67% से 38% तक कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मुश्त बंदोबस्त की भू राजस्व नीति कब लागू की गई? यानी कि व्हेन वाज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ लमसम सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड? तो ऑप्शन ए है 1853, बी यानी कि 1853, बी है 1854 यानी कि 1854, सी है 1855 यानी कि 1855 और डी है 1856 यानी कि 1856। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है डी, 1856। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता था? यानी कि विच प्रिंसली स्टेट वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? तो ऑप्शन ए है अवध, बी है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है बुंदेलखंड। तो आपको बताना है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अवध। तो अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है कि 1859 में बनाया गया द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किस ब्रिटिश चित्रकार ने बनाया था? यानी कि यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है इसको द रिलीफ ऑफ लखनऊ कहते हैं। तो इस सुप्रसिद्ध चित्र को बनाने वाले कौन से ब्रिटिश चित्रकार थे? यानी कि विच ब्रिटिश पेंटर मेड द पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ इन 1859? तो ऑप्शन ए है जोसेफ नोएल पैटन, बी है वॉल्टर शेविल, सी है थॉमस जॉन्स बार्कर और डी है विलियम होजेस। तो आपको बताना है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, थॉमस जॉन्स बार्कर। तो थॉमस जॉन बार्कर ने इस सुप्रसिद्ध चित्र को बनाया था। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी के फॉरवर्ड करे भी मिल सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।